हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रपति स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति में कुछ नोट्स है, पहले कवर करेंगे फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति है वो देश के प्रथम नागरिक हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 52। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 के अनुसार जो यूनियन या संघ है उसकी समस्त कार्यपालिका की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इस शक्ति का प्रयोग। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही जो है सदस्य वो निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो इनका जो आपका निर्वाचक मंडल होगा उसमें निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और राज्य विधानसभाओं के, विधान परिषदों के नहीं, ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। 17वें संविधान 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूटी में आपकी दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी जो है निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ये कब किया गया? 70 संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, याद रखिएगा 70th। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। ठीक है, अब देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद इसमें निर्वाचन में जितने मनोनीत सदस्य होंगे और विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे। अभी हमने बताया ना कि विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं लेते हैं। तो जो भी मनोनीत होंगे और जो विधान परिषद के सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक, ये बहुत बार आता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होगा। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसला उच्चतम न्यायालय के पास होता है। तो उसका जांच और फैसला उच्चतम न्यायालय करेगी। उसका फैसला जो है अंतिम होगा, उस पर जो है कोई और बात नहीं होगी। अंतिम फैसला जो है उच्चतम सुप्रीम कोर्ट देगी। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो इस बेस पे जो है राष्ट्रपति के चुनाव को इस बेस पे चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 58 में। ठीक है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, भारत का नागरिक हो, पहली बात तो। दूसरी बात 35 इयर्स का एज पूरा कर चुके हों वो। तो तीसरी है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। ठीक है, योग्यता हो कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक, जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत की जो राशि है उसके लिए कितना 15,000 रुपीज जमा करना होता है, 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग, अब ये याद रखिएगा 1/4 1/5 नहीं है, ये 1/6 है। अगर 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि मतलब कितने टाइम तक वो रहेंगे, वो 5 वर्ष का होता है, उसका उल्लेख है 56 में। अनुच्छेद 56(1) क में राष्ट्रपति का अपना जो है त्यागपत्र, जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना तुरंत देंगे।
56(2) में है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये 56(2) में है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन करने की पात्रता निर्धारित करता है। ऐसा नहीं कि एक बार कोई राष्ट्रपति है तो दूसरी बार उसका पुनः निर्वाचन नहीं हो सकता, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमारा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। ठीक है, तो जो जनसंख्या है वो 1971 की ली जाएगी। और 84वें 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 तक के लिए निर्धारित कर दिया गया है। 2026 के बाद जो है फिर कोई और डाटा लिया जाएगा, लेकिन अभी जो जनसंख्या का डाटा है वो 1971 की जनगणना के अनुसार ली जाएगी। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन कहता है। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 59(1) क्या है? अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद की किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल कि किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की तारीख से रिक्त कर दिया है। समझ रहे हैं क्या है? यदि संसद की किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये राज्य के विधानमंडल से किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो जिस पोस्ट पे वो पहले था, जो पद पे वो पहले थे, वो समझ लिया जाएगा कि वो पद जो है राष्ट्रपति के रूप में अपने जो है शपथ लेने, पद ग्रहण करने की तारीख से वो पद रिक्त हो जाएगी। ठीक है, कब से? राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण अपने पद को ग्रहण करने से जो पहले का पद है वो रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 क्या है? राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। किससे? संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान की अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख है और अनुच्छेद 62 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के प्रस्ताव पारित न कर दिया गया हो। मतलब क्या है कि 14 डेज की प्रियर नोटिस पहले देनी होगी। ठीक है ना, और दिए जाने के बाद उसका प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया हो। ठीक है, इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, 14 डेज की अग्रिम जो है आपकी सूचना और कम से कम 1/4 जो सदस्य हैं आपके जो सदन के, जहाँ पे जिस भी सदन में वो पारित जो है हो रहा है, जो है राज्यसभा या लोकसभा, तो वहाँ पे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तब जो है महाभियोग की बात शुरू होगी। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्तता को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख से पश्चात शीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर अचानक से ही कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मृत्यु या पद जो है त्यागपत्र या फिर हटाए गए हों, तो उनका जो निर्वाचन है वो जो है जल्दी से जल्दी, और अगर हम यथाशीघ्र देखें तो मतलब 6 महीने के भीतर ही जो है वो हो जाना चाहिए निर्वाचन। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे, तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ होगी। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो कौन होगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और वो भी नहीं है तो कौन होगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 77 जो है उसके अनुसार क्या है कि भारत के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, 78 में क्या है कि 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 78 में राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।
108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। और 111 में क्या क्या होगा, 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति पर रोक लेगा। ठीक है ना, 111 में क्या है कि जो है कोई भी विधेयक अगर जो है पारित हो उस पर स्वीकृति वो प्रदान कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं। अथवा विधेयक जो है ये कब तब होगा, जब धन विधेयक नहीं होगा तब। धन विधेयक के केस में ऐसा नहीं होता। विधेयक को पुनर्विचार है तो सदन को लौटा सकते हैं, या तो रोक सकते हैं या फिर स्वीकृति दे सकते हैं या फिर जो है उसको सदन को लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना, या तो जो है अमेंडमेंट हो जाए और या फिर जो है संशोधन के बिना जो है फिर से पारित कर दिया गया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है पुनः, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेंगे। ठीक है, उस पर स्वीकृति उनको देनी होगी। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार है तो नहीं लौटा सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको याद रखने का। अगर धन विधेयक है वो, तो राष्ट्रपति जो है मनी बिल को वापस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं जो है रोक सकते, क्योंकि राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति होती है धन विधेयक के केस में। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। कोई भी जो है विधेयक कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी। ठीक है ना। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, 1, 2, 3 के तहत जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश को जारी करने की उनको शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्या है, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या है, क्षमा दान करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है 72 के अंतर्गत। अनुच्छेद 143 के तहत 143 में क्या है कि राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श लेने का, किसमें है, ये हमारा अनुच्छेद 143 है, न्यायालय से जो है परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रधान सेनापति होते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के जो है प्रधान सेनापति वही होते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते, ध्यान रखिएगा। प्रतिनिधित्व करते हैं ये बात सही है, लेकिन नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी जो भौगोलिक क्षेत्र हो, ज्योग्राफिकल एरिया हो, उसको जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं वरीयता क्रम में, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए देखिए। हाँ, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, नाम है उनका, पद धारण की अवधि है, कार्यकाल है ना, और आपका व्यक्ति अनुसार क्रम है। कार्यकाल अनुसार क्रम और व्यक्ति के अनुसार क्रम है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक थे राजेंद्र प्रसाद जी। और इनका जो है क्रम है वो 1 से 3। ठीक है, व्यक्ति के अनुसार पहला, ये 3 टर्म के लिए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो है 13 मई 1962 से 13 मई 1967, ये इनका चौथा जो है कार्यकाल के अनुसार ये चौथे हैं, और फिर व्यक्ति के अनुसार ये दूसरे हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन को देखा जाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1969, ये इनका क्रम जो है कार्यकाल के अनुसार 5वें हैं ये, और व्यक्ति के अनुसार ये तीसरे हुए। ठीक है, फिर है वेंकट गिरी, ठीक है ना, वाराह गिरी, वेंकट गिरी इनका नाम है, और ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 तक थे। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1967 से 24 अगस्त 1969 तक। ऐसे ही वेंकट जो हमारे वाराहगिरी वेंकट फिर से ही आते हैं, और ये 6वें होते हैं, 6वां कार्यकाल इनका होता है, और चौथे व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही फखरुद्दीन अली अहमद वो 7वें जो है कार्यकाल में 5वें व्यक्ति हैं। डॉक्टर बीडी जत्ती जो हैं वो क्या है आपका, बीडी जत्ती नेक्स्ट हो गए। फिर नीलम संजीवा रेड्डी 8वें व्यक्ति होते हैं, और 8वां कार्यकाल 6वें व्यक्ति। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह को देखते हैं, तो ये जो है 9वें जो है अब उनका 9वां जो कार्यकाल है और 7वें व्यक्ति हैं। आर वेंकट रमन क्या है, 10वें जो है कार्यकाल में 8वें व्यक्ति हैं। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा
11वां जो है कार्यकाल है और 9वें व्यक्ति हैं। डॉक्टर KR नारायणन 12वां कार्यकाल और 10वें व्यक्ति। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 13वां कार्यकाल और 11वें व्यक्ति। प्रतिभा पाटिल 14वां कार्यकाल और 12वीं व्यक्ति। प्रणब मुखर्जी 15वां जो है कार्यकाल और 13वें व्यक्ति। डॉक्टर रामनाथ कोविंद ये हैं आपके 16वां जो है कार्यकाल और 14वें व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हैं, उनका जो है 16वां कार्यकाल है अगर राष्ट्रपति के देखा जाए, और अगर व्यक्ति में देखा जाए तो 14वें व्यक्ति, 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 14वां जो है 16वां कार्यकाल और जो है 14वें व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा इसको। प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर रामनाथ कोविंद दोनों याद रखिए। प्रणब मुखर्जी 15वें जो है आपके राष्ट्रपति और 13वें व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति थे। ऐसे ही रामनाथ कोविंद 16वें जो है राष्ट्रपति और 14वें जो है व्यक्ति के रूप में। ठीक है, अब हमारा जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहीं से। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, आपको ईजी होगा। हाँ ठीक है, ये सही है, थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। हाँ चलिए, अब देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए A और R इसमें दिया हुआ असर्शन और रीजन। ठीक है, क्या है? संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, मुखिया जो है वो क्या मुखिया होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति। दूसरा हमारा राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो C हमारा है, A सही है और R गलत हो गया। ठीक है, मुखिया होते हैं लेकिन वो क्या है, उनकी कोई जो है शक्तियों के पे लिमिट होता है उनके, ऐसा नहीं कि कोई सीमा नहीं होती। तो देखिए इसमें देखते हैं संविधान के 53वें 53rd अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है उसके शक्ति में राष्ट्रपति में निहित होती है। उसकी शक्ति जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो A सही हो गया। संघ जो हमारी संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, तो उनका जो भी काम है वो उनका जो काउंसिल है, मंत्रिपरिषद है, उसी के सलाह पर करेंगे। इस प्रकार R गलत होता है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। अब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए जो है A वो सही होगा, सीधे भी करते हैं और अधीनस्थ अपने अधिकारियों के द्वारा भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 52 जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, वह इसका जो है प्रयोग संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? निर्वाचन किस प्रकार होता है? देखिए प्रत्यक्ष रूप से होगा, भारत राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष मतदान से होगा। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, तो ये जो है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अकेले ना राज्यसभा के सदस्य ना लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होंगे राज्यसभा और लोकसभा में, और विधान जो वहाँ पे सभा होगी स्टेट में, उनके निर्वाचित सदस्यों से होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से, जो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान जो है गुप्त होता है। क्या होता है? मतदान गुप्त होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है। और आर्टिकल 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कौन से? संसद के दोनों, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः वो जो है भाग नहीं लेते हैं, जो इनका निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है, सही है बिल्कुल। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनाते हैं। राज्यों की विधानसभा, बिल्कुल ये सही है हमारा। देखिए C है आपका, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष
और आनुपातिक मत प्रणाली से, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली से। तो देखिए एकल भी है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी है और आनुपातिक मत प्रणाली, दोनों ही है। प्रत्यक्ष नहीं होता, बिल्कुल भी खुला बैलेट प्रणाली नहीं होती। ठीक है, तो हमारा जो है देखते हैं, हाँ नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल, राज्य विधान मंडलों नहीं, मंडल नहीं है, विधान परिषद, हाँ ये नहीं होगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के ये भी होंगे। ठीक है, तो हमारा 134 डी होगा, 134। ठीक है, ये हो गया सही उत्तर डी। देखिए हमारा जो 54 है, 52 में तो एक राष्ट्रपति होंगे ये दिया हुआ है, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है, उनके सदस्यों का प्रावधान करता है। उसमें क्या है, संसद के दोनों जो है, जो संसद हमारा है उसके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। फिर आपका राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे और फिर दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। और ये जो है दिल्ली और पुडुचेरी वाला 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थापित किया गया। इसमें देख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया, अभी प्रेजेंट टाइम में वो शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन सी हैं। ठीक है, तो ये हमारी आपको पता है दिल्ली और पुडुचेरी है, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है। देखिए निर्वाचित हैं, लोकसभा के राज्यसभा के दोनों लोग हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये जो है हमारा डी वाला वो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। दिखा हुआ है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये बिल्कुल गलत है, निर्वाचित होंगे वही होंगे। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भी 2 सही है हमारा, और जो है 2 सही हो गया। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के, तो सारे संघ राज्य क्षेत्र नहीं है आपकी, दिल्ली और पुडुचेरी है, सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल, तो जो है उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा। लेकिन ये जो है थोड़ा सा सही क्लियर दिया हुआ नहीं था। देखिए इसमें कह रहे हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो संघ राज्य सारे थोड़ी ना है, तो आपका बी और जो है 2 और 3 उन्होंने सही माना हुआ है। ठीक है, इनकम्प्लीट सा था थोड़ा सा। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। बार बार यही वाला है कि लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधान परिषद के, तो परिषद वाले होंगे नहीं, तो ये 1, 2 और 3। सेम क्वेश्चन है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, देखिए इसमें लोकसभा के द्वारा, इसमें ये जो हमारा ये इनकम्प्लीट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि निर्वाचन मंडल में कौन होता है, आपको पता है ये। तो नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, वो ये हमें चुनना है। तो देखिए पदस्थ जो राष्ट्रपति की पदावधि जो है से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व, ठीक है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह पद पे बने रहेंगे। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित, ये हमारा गलत है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, इसके बेस पे उसके चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके बेस पे चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर हमारा डी होगा। देखिए अनुच्छेद 54 जो है हमारा आर्टिकल 54 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति जो है उनका चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, बिल्कुल सही। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, बिल्कुल सही। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण
होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो स्थगित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है ये जो है, हाँ इसमें क्या दिया हुआ है कि कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जाएगा और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी रह गई है। ठीक है, ये हो गया। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है कम से कम, तो इसमें जो है ये सही नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम 1952, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम 1952-1997 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 10 निर्वाचित सदस्यों या विधायकों का प्रस्तावक प्रपोजर्स, ठीक है, 50 जो है प्रपोजर होने चाहिए। कौन होता है प्रपोजर या प्रस्तावक? निर्वाचित सांसदों या विधायकों का प्रस्तावक होना चाहिए तथा साथ ही साथ 50 निर्वाचकों यानी कि निर्वाचित सांसदों या विधायकों द्वारा इस अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। तो 50 जो है निर्वाचक होंगे और 50 ही अनुसमर्थक होंगे। ठीक है, 1997 के से पूर्व जो इनकी संख्या जो प्रस्तावकों और अनुमोदकों की थी वो जो आपकी 10 थी। कब से? 1997 के पहले। अभी 50-50 हो गई है। हाँ, देखिए नेक्स्ट हमारा ये है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य बराबर होता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, तो एक बार ये देख लीजिए कौन सा है। बी हमारा केवल 2 ही सही है, तो वही देख लीजिए 2 कौन सा है। ठीक है, देखिए दूसरा है एक निर्वाचित संसद, जो निर्वाचित संसद है सदस्य के मत का जो मूल्य होता है सभी निर्वाचित विधान सभा के सांसदों के मत का कुल मान बटा निर्वाचित संसद सदस्य की कुल संख्या। जो निर्वाचित संसद सदस्य हैं उनकी कुल संख्या और उससे भाग देना होगा हमें किसमें? सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों के कुल मान से। उनके मतों की वैल्यू कितनी है और बटे कर देंगे हम निर्वाचित जो हमारे जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा। देखिए इसका सूत्र जो है जो अनुच्छेद 55 है उसमें वर्णित है। इसके अलावा क्या है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा? जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मूल्य क्या होगा? राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। ठीक है, तो जो है स्टेट पॉपुलेशन अपॉन राज्य, जो हमारा स्टेट जो आपका विधानसभा है उसमें जो है निर्वाचित जो मेंबर्स हैं इंटू 1000, उनकी संख्या इंटू 1000। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य क्या होगा? सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान और बटे निर्वाचित सदस्य जो संसद सदस्य हैं उनकी कुल संख्या। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त सूत्र में यदि शेषफल आधे से कम है, अगर शेषफल जो है आधे से कम है तो नहीं गिना जाएगा और यदि ज्यादा है तो उसको गिना जाएगा। ठीक है, अगर शेषफल आधे से कम है तो नहीं गिना जाएगा उसको, और अगर ज्यादा है तो उसको काउंट कर लेंगे। 12वें राष्ट्रपति चुनाव में जो 12वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसमें 4896 मतदाता थे। ठीक है, 12वें राष्ट्रपति के चुनाव में 4896 मतदाता थे। तो जो है हमारा अच्छा, इसका अगर आपको जो है क्लियरली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अगर आपको ये चाहिए कि इस पर क्लियर और जो है हो तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी, उस पर मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही दे दूँगी, तो आपको जो है उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे निर्वाचन होता है, सदस्य कौन कौन होते हैं और उनका जो है वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। पहला तो ये इनका स्टेटमेंट है। दूसरा है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा जो केवल 1 है वो सही है, क्योंकि जो एमएलए हैं प्रत्येक जो है स्टेट में जो एमएलएज हैं उनके जो है जो आपके वोट का जो मूल्य है वो अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा के जो सदस्यों का वोट का मूल्य जो है राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे
देखिए, संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति पे किया जाता है। किस पे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति पे किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत, क्या नाम है? एकल संक्रमणीय जो है प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, इसमें राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य तथा संघ के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। कैसे? राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। ठीक है, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण एमएलए जो होते हैं का मत जो है वो उनका मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन अलग होगी, वो जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो निर्वाचित होंगे, उनकी संख्या भी अलग होगी, तो मत भी जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए जो है कौन सा फॉर्मूला? राज्य के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य राज्य के विधानसभाओं के जो राज्य है उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का योग अपॉन राज्य के दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये कर देते हैं हम लोग। तो इससे क्या क्लियर होता है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत के मूल्य की गणना की जाए तो दोनों जो है सदनों में प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान 708 होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो है मत जो है समान होता है, मूल्य समान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है 17th, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते। तो देखिए, वह स्वयं प्रत्याशी होता है तब नहीं पात्र होगा, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या वह जो है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन के सदस्य हों। तो अगर उच्च सदन के सदस्य होंगे तो जो है वो क्या करेंगे, वो जो है उस स्थिति में वो पात्र नहीं होंगे मतदान करने के राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के जो है सदस्य है अगर हैं तो वो मतदान नहीं कर सकते। तो यदि मुख्यमंत्री सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक जो है आपके निर्वाचित सदस्यों के वोटों की जो संख्या है, ठीक है, उस पर राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित प्राप्त भागफल कि 1000 से गुण को, ये जो फार्मूला मैंने बताया वही बता रहे हैं, उसके बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की गणना से लगा जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी है ये आपकी 1971 की जनगणना। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के से आशय 1971 कौन सा 1971 की जनगणना के द्वारा, और कब 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय जो है 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। ऐसे जो है वर्ष 2000 के लिए निर्धारित किया गया है, और अब 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 के द्वारा इसको 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। अब हम 19 देखेंगे, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए 35 इयर्स के हों, ये सही है, पढ़ा लिखा हो, ये जो है आवश्यक नहीं है। संसद में चुने जाने की योग्यता रखते हों, देश के नागरिक हो, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है उनकी अर्हताओं का उल्लेख किया है जिसमें उम्मीदवारी जो उम्मीदवार है वो पढ़ा लिखा हो, ये जो है कहीं भी जो है नहीं है। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। ठीक है, पहला तो है उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, दूसरा है उसे 45 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, 45 वर्ष की नहीं, भारत में जन्मा नागरिक, देखिए उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। तो जो तीसरा जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा सही है। दूसरा 45 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य, अच्छा
नहीं, देखिए इसमें जो है क्या है, बी जो है हमारा सही है, मतलब राष्ट्रपति के पद के निर्वाचित होने के लिए 58A के अनुसार भारत के नागरिक को, हमने देखा था भारत की पहली बात नागरिक को 35 ईयर्स की आयु पूरी होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और इसमें क्या है, संसद, मतलब संसद की जगह अगर वो लोकसभा होता तो ये सही होता हमारा, क्योंकि राज्य सभा का नहीं होना चाहिए, संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ये हो गया, तो उसे 45 वर्ष, मतलब 35 के बाद चाहे जो भी हो तो 45 वर्ष चलेगा, तो मतलब क्या है, दूसरा हमारा सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, तो इसमें नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस और होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे आगे के वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।